मुझे एक कहानी याद आई। एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, कड़ी धूप में जाकर खेती करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, सुबह निकलने से पहले छोटा सा पुराना टीवी था उसका, टीवी में वो खबर देख लेता था। तो एक दिन बड़ी धूप थी, खबर में आया कि बारिश आने वाली है। तो उसने कहा चलो आज सिंचाई नहीं करेंगे, आज तो खूब बारिश आएगी। निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई। उसने सोचा चलो खबर गलत होगी, कल सिंचाई कर लेंगे। घर आ गया, अगले दिन फिर निकला, फिर खबर देख ली, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है। फिर उसने सिंचाई नहीं की। ऐसे 5, 6, 7 दिन गुजर गए और वो इसी इंतजार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई। घर आके रोने लगा। तो फिर रोने लगा, अपने गुरुजी के पास गया कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा था, मेरा सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं। तो उसके गुरुजी ने उसको कहा, ये मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या हो रहा था? तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगा क्योंकि खबर ने कह दिया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा का एक नया संस्थान नहीं बनाया गया, सड़कें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है, आपको बताया जा रहा है कि सुनहरा दौर है। मोदी जी G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश पे। लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि इन 3 सालों में इस भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई हैं सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने, तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? हम सब कहते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि चलो घोटाला हो रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कहीं पे कोई नेता अपना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं भाई हमारा क्या, वो कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आप पे पड़ता है। जो भ्रष्टाचार होता है इसका सबसे बड़ा असर पब्लिक पर ही पड़ता है, क्योंकि जहां पे सरकार का ध्यान होना चाहिए, मंत्रियों का ध्यान होना चाहिए, वहां से ध्यान हटता है। सिर्फ जब लूट और सत्ता में ध्यान रहता है तो पब्लिक का ध्यान नहीं रहता। जहां विकास के कार्य करने पड़ते हैं, पैसे उनमें डलने चाहिए, पूंजी उसमें डलनी चाहिए, वो नहीं डलती। जब अपने लिए पैसे लूटने में पड़ जाते हैं नेता, तो पब्लिक पीछे छूट जाती है, आपकी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं और जो कार्य होने चाहिए आपके लिए वो नहीं होते। 18 सालों से ये सत्ता में है, तो आप सोचिए जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है। वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से। और ये इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा है। जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ आकर उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक अनाउंसमेंट की, तो इसलिए की क्योंकि 6 महीने में चुनाव आ रहा है। भाई तुम्हारी 5 साल से सरकार थी, 3 साल से तुम चले आ रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो तुमने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? इस समय करने की क्या जरूरत है? तो ये इनका व्यवहार दिखा रहा है हमें कि ये सब कर्मकांड है। इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है,
कोई विश्वास नहीं है अपनी ही बातों पर। यहाँ आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं। बहुत देख लिया हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटका में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे। तो आज आपके प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई है। मैं जानती हूँ, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हैं आप। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप काम करती हैं, और मेरे भाइयों बुरा मत मानना, लेकिन मैं महिलाओं में कहूँगी कि महिलाएं थोड़ा आपसे ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि आप खेती में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं तो घर आके आप आराम से, महिलाएं बाहर जाती हैं, काम करती हैं, मजदूरी करती हैं या कोई नौकरी करती हैं या ऑफिस में ही बेशक काम करती हैं, तो घर आके भी काम करती हैं। और जब तक घर का काम खत्म नहीं होता, जब तक सब सही सलामत नहीं होते, सबने खाना नहीं खाया होता, तब तक सोती नहीं है। इसीलिए मेरे दिल में एक खास जगह है अपनी बहनों के लिए। और मैं जानती हूँ कि महंगाई का बोझ सबसे ज़्यादा आप उठा रही हैं। गैस सिलेंडर को तो इतना महंगा कर लिया है कि खरीद नहीं पाते, भरवा नहीं पाते। आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान जाती हैं तो आधी चीज़ें आप बगैर खरीदे ही वापस आ जाती हैं। और महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को नहीं, लेकिन सबको है। किसानों को देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो भी इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, सब महंगा पड़ गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है आपके प्रदेश में, भयंकर बेरोजगारी है। जैसे मैंने कहा, शर्म की बात है कि एक सरकार 3 सालों में मात्र 21 सरकारी नौकरी दे रही है। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान भाई बहन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं भर्ती के इम्तिहानों के लिए, कुछ ना कुछ हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है पेपर, कोई गड़बड़ हो जाती है। जितने पैसे उनके माँ बाप ने खर्चे उनके फीस पे, सब बर्बाद हो जाते हैं। जितने महीने उन्होंने पढ़ाई की, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। पेपर देते हैं, पेपर का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, पद खाली पड़े हैं, नौजवान खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है आपके प्रदेश में। आपको याद होगा कि इंदिरा जी कितना काम करती थी आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और आज आपकी दुर्दशा है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे बुजुर्गों पे, चाहे बच्चों पे, चाहे आदिवासियों पे, चाहे दलितों पे। तो तमाम जो जितने भी आंकड़े हैं, जो सब कुछ दिखा रहा है आपको, जो आप अपने अनुभव से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो कुछ कह रहा है। और मीडिया, इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग कुछ और कह रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आई। एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, कड़ी धूप में जाकर खेती करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, सुबह निकलने से पहले छोटा सा पुराना टीवी था उसका, टीवी में वो खबर देख लेता था। तो एक दिन बड़ी धूप थी, खबर में आया कि बारिश आने वाली है। तो उसने कहा चलो आज सिंचाई नहीं करेंगे, आज तो खूब बारिश आएगी। निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई। उसने सोचा चलो खबर गलत होगी, कल सिंचाई कर लेंगे, घर आ गया। अगले दिन फिर निकला, फिर खबर देख ली, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है, फिर उसने सिंचाई नहीं की। ऐसे 5, 6, 7 दिन गुजर गए और वो इसी इंतजार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई। घर आके रोने लगा। तो फिर रोने लगा, अपने गुरुजी के पास गया कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा था, मेरा सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं। तो उसके गुरुजी ने उसको कहा, ये मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या हो रहा था? तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगा क्योंकि खबर ने कह दिया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा का एक नया संस्थान नहीं बनाया गया, सड़कें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है। आपको बताया जा रहा है कि सुनहरा दौर है। मोदी जी G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश पे, लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि इन 3 सालों में इस भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया?
यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं हाथ उठा के मुझे बताओ कितनों को नौकरी मिली है। अगर उन 21 बच्चों में से एक है तो हाथ उठा लो भाई, उठाओ। नहीं मिली, नहीं मिली नौकरी किसी को। आप एक जना हाथ उठा के बता दे मुझे कि क्या आपका जीवन सुधरा है? 3 सालों में तरक्की हुई है आपकी? आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। इस धरती को, जैसे आपने कहा, संस्कार धानी कहा जाता है। यहां ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई लोधी जी, ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। इसलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है। ये जो संस्कार धानी धरती है आपकी कहलाती जाती है, इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना और ये जो आधुनिक भारत है इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में, पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। सब कुछ न्यौछावर करके, कभी कभी अपना, कुछ लोगों ने अपना जीवन दान दिया, कुछ लोगों ने अपने जितने भी घर थे, सब जितना भी उनके का धन था, सब कुछ दान दिया और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े। तो वो तो यही इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत के घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहाँ खड़े होकर, इस संस्कार धानी धरती पर खड़े होकर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक
पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्यौछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहां आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी हैं। तो मैंने अपने ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है, कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है? और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए।